नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। दिखाएंगे आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तेलंगाना के सूर्यापेट इलाके में सीएम के काफिले की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। महिला को दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके बाद घरवाले उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन अस्पताल के आसपास के सभी रास्ते सीएम के काफिले की वजह से बंद कर दिए गए थे। महिला के घर वालों ने पुलिस वालों से अस्पताल तक जाने की इजाजत मांगी, लेकिन पुलिस वालों ने वीवीआईपी मूवमेंट का हवाला देकर उनकी गाड़ी को रोक दिया, जिसकी वजह से महिला ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से काफिले की वजह से जो वीआईपी मूवमेंट होती है उसकी वजह से इस तरह के मामले वैसे पहले भी सामने आ चुके हैं। और ये सीएम का काफिला जा रहा था और रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ा था एक महिला को और उसे अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। हालांकि गुजारिश भी की गई थी इस महिला के परिवार वालों की ओर से कि उन्हें जाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने हवाला दिया वीआईपी मूवमेंट का और इस परिवार को रोक दिया गया। वक्त पर इस महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और यही वजह रही कि इस महिला ने दम तोड़ दिया। बहुत ही दर्दनाक खबर, सीएम के काफिले की वजह से समय पर नहीं पहुंचाया जा सका इस महिला को अस्पताल। दिल का दौरा पड़ा इस महिला को। प्रसाद भोसेकर हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, हालांकि पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जब वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों की जिंदगी चली गई। बहुत ही दर्दनाक खबर ये, क्या कोई रिएक्शन अभी तक मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से, मुख्यमंत्री की तरफ से इस दर्दनाक खबर पर? बिल्कुल नहीं मीमांसा, काफी चौंका देने वाली बात है और काफी दर्दनाक जिस प्रकार से ये विजुअल्स हमारे हाथ लगे हैं। ये तेलंगाना के सूर्यापेट की घटना है। हैदराबाद से महज 150-160 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, यहाँ के जो पावर मिनिस्टर है जगदीश्वर रेड्डी, उनके घर खाने के लिए गए थे, क्योंकि आगे उनको खम्मम जिले में एक प्रोग्राम था। तो जिस जगह पर मुख्यमंत्री को जाना था वो एरिया पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो महिला है लक्ष्मम्मा, उनको कुछ ही देर पहले वहां पे दिल का दौरा पड़ा। हालांकि वो मरीज है, उनको उनका जो अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बिल्कुल मिनिस्टर के घर के पास ही है, तो वहीं से उनको गुजरना होता है। तो उनके जो परिजन है उन लोगों ने कार में उनको ले जाने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से हम अपने विजुअल्स में देख सकते हैं कि उनको रोका गया और जो है उनको जाने नहीं दिया गया, तो काफी परेशान होकर उनके जो रिश्तेदार है उन्होंने डॉक्टर को बुला कर लाया और डॉक्टर ने जिस तरह से हम देख रहे हैं कार में ही इमरजेंसी प्रोसीजर करने की कोशिश की और बाद में प्रसाद, यही मुश्किल है कि जिंदगी इतनी सस्ती है हमारे देश में। डॉक्टर्स ने क्या कहा इस पूरे वाक्य पर, उनकी बात सुना देते हैं। పేషెంట్ వాళ్ళ కార్ ఆగింది. కార్ ఆగిన తర్వాత ఎవరు వచ్చేసారు, పేషెంట్ చాలా సీరియస్గా వచ్చారు కాబట్టి నేను అక్కడ పోయాను. అక్కడ పోయేసరికి పేషెంట్ అయితే లాస్ట్ స్టేజ్ డెత్ అయింది, ఏం లేదు. అవి సరే పేషెంట్ అటెండెన్స్ ప్రెషర్ వీళ్ళందరూ లోపలికి తీసుకుపోండి సార్ అయినట్టు నేను లోపలికి వస్తుంటే కొంచెం అప్పుడే సీఎం కాన్వే వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం లోపలికి రాలేకపోయినా. అది ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూసాను ఆల్రెడీ డెడ్ అయింది, డిక్లేర్ చేసేసాను. లేట్ కావడం వల్ల చనిపోయింది సార్. లేట్ కావడం వల్ల అది కాదు, అది మనం చెప్పిన పేషెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే పేషెంట్ వర్షన్ ఏమంటే ఎక్కేటప్పుడు ప్రాణంతో ఉంది ఇక్కడ. रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। इटावा के जसवंत नगर से साइकिल सिंबल के साथ नामांकन करने के बाद शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने इशारों में अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम सरकार बनाओ, हम पार्टी बनाएंगे। आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। शिवपाल ने आरोप लगाया कि पार्टी में जानबूझकर उनका कद छोटा किया जा रहा है और पार्टी को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। और आज के 15 दिन पहले हमारे मन में पर्चा भरने का नहीं था।
जब मामला चल रहा था, और हम जानते हैं कि हमारा कद छोटा जानबूझ करके किया जा रहा है, जानबूझ करके हमारा कद छोटा किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने शिवपाल और उनके करीबी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। मुलायम सिंह ने पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। अखिलेश के करीबियों के टिकट कटे। 1 जनवरी को रामगोपाल यादव के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मुलायम और अखिलेश गुट ने पार्टी सिंबल के लिए चुनाव आयोग में अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी का सिंबल साइकिल का हकदार अखिलेश यादव को बताया। इससे पहले मुलायम सिंह ने कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए गठबंधन के वो खिलाफ हैं। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी में टिकट की टेंशन दूर नहीं हो रही है। लखनऊ सेंट्रल सीट पर मुलायम के करीबी रविदास मेहरोत्रा के टिकट कटने की बात सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने साफ किया है कि उनका टिकट नहीं कटा है। मेहरोत्रा ने इस सीट के कांग्रेस के खाते में जाने को महज अफवाह बताया। मेरे ख्याल से ये अफवाह है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो पार्टी को मुझे कहते माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई और कहता। किसी ने मुझसे अभी तक कोई बात इस तरह की नहीं करी है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात फैलाई जा रही है ये अफवाह है। वहीं लखनऊ सेंट्रल सीट से कांग्रेस की ओर से नामांकन करने वाले मारूफ खान ने कहा है कि उन्हें गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर ने ऐसा करने का आदेश दिया है। आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब ने मुझे निर्देश दिया कि कल आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से लखनऊ मध्य विधानसभा के लिए नामांकन करें और अपना सिंबल पार्टी कार्यालय से सवेरे हासिल कर लें। उधर चुनावी रैली में सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर सबसे अधिक खुशी नेताजी को ही होगी। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का होगा तो नेताजी का होगा सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान होगा। सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिलेगी तो नेताजी को खुशी मिलेगी। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में बीएसपी को 80, बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यूपी में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पासवान का नाम शामिल था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक को आतंक का मुंहतोड़ जवाब बताया। नोटबंदी के फैसले को भी साहसिक कदम करार दिया। On 29 September 2011, our defense forces successfully conducted surgical strikes at several launch pads along the line of control to prevent infiltration by terrorists. My government has taken bold decisions in the interest of the poor. Honorable members, to combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror financing, the government took the decision. भाषण के दौरान राष्ट्रपति ने सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं की कामयाबी का भी जिक्र किया। दावा किया कि सरकार सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति के भाषण के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति ने सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग, गरीबों और महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई गई योजनाओं को कामयाब बताया। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान को भारत का जन आंदोलन बताया। राष्ट्रपति ने दावा किया कि सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम करने में मदद मिली। राष्ट्रपति ने कैशलेस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए भीम ऐप की भी तारीफ की। कल बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया।
आर्थिक सर्वेक्षण में 2017-18 के दौरान भारत की इकोनॉमी मजबूत होने का दावा किया गया है। सर्वे में 2017-18 के लिए विकास दर 6.75 से 7.5 के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के मुकाबले तेजी से विकास करेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने नोटबंदी को रियल एस्टेट सेक्टर में कीमतें कम करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। What is really interesting about demonetization is that cash supply went down, but the supply of other forms of money went up dramatically, and that brought interest rates down. सरकार की ओर से आर्थिक सर्वे की तारीफ की गई तो विपक्ष ने इस पर निशाना साधा। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। ये बात तो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आजकल उनकी राजनीतिक बेरोजगारी बढ़ गई है। राहुल जी इसलिए थोड़े परेशान भी हैं। इसी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आके दाखिल हो जाते तो उनको पूरा अनुमान लग जाता कि रोजगार कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। आर्थिक सर्वे में मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 7.1% रहने का अनुमान जताया गया है। आर्थिक सर्वे में फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन और बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण की जरूरत बताई गई है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक नोटबंदी का कृषि क्षेत्र पर बुरा असर दिखाई देने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे में कच्चे तेलों के दाम में उछाल को जीडीपी के लिए बड़ा खतरा माना गया है। आर्थिक सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भी भारतीय इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर में एवलांच की वजह से शहीद जवानों को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर में 15 कोर के मुख्यालय पर एवलांच में शहीद 19 जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने शहीद जवानों की शहादत को सलाम किया। छब्बीस जनवरी को हुए बड़े हिमस्खलन में जहां 14 सेना के जवान दब गए, वहीं 28 जनवरी को मचेल सेक्टर में बर्फ धंसने के कारण 5 जवानों की मौत हो गई। आज इन 19 जवानों को श्रीनगर के सेना के बदामी बाग हेडक्वार्टर में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। पिछले दिनों कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आए एवलांच में सेना के 20 जवान शहीद हुए। 28 जनवरी को माचल सेक्टर में सेना की पोस्ट की ओर जाने वाला रास्ता बर्फ में धंसने की वजह से 5 जवान फंस गए थे। बर्फ में दबे जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इलाज के दौरान जवानों को नहीं बचाया जा सका। 25 जनवरी को गुरेज सेक्टर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी के एवलांच की चपेट में आने से 14 जवान शहीद हो गए थे। 25 जनवरी को ही सोनमर्ग में भी सेना की एक पोस्ट बर्फ में दब गई थी, जिसमें दिल्ली के रहने वाले मेजर अमित सागर शहीद हुए। श्रीनगर में श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भेज दिए गए। इमिग्रेशन और मुस्लिम देशों पर बैन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कदम से भारत को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बदलाव के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश कर दिया है, जिसके बाद भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। H-1B वीजा के आधार पर हजारों भारतीय अमेरिका में जॉब करते हैं। ट्रंप सरकार की ओर से पेश किए बिल के कानून बनने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए बाहर से लोगों की नियुक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। बिल में ऐसे लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही अमेरिका के लोगों को ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर साल करीब 65,000 H-1B वीजा जारी किए जाते हैं। H-1B वीजा ऐसे विदेशी लोगों के लिए जारी किया जाता है जो अपने काम में कुशल होते हैं। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक वैज्ञानिक, इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोफेशनल इसमें शामिल हैं। अमेरिका में कंपनियां H-1B वीजा का इस्तेमाल कुशल पेशेवरों की नियुक्ति के लिए करती हैं। H-1B वीजा के आधार पर हजारों भारतीय अमेरिका में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी कंपनियों में काम करते हैं। अभी के लिए इतना ही। फास्ट एंड फैक्ट्स में वापसी अगली मुलाकात शाम 7 बजे होगी।